एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट हो गया और पेपर इस बार बहुत ही बैलेंस्ड आया था। मतलब बैलेंस इन द सेंस कि ना तो बहुत ज़्यादा इजी ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। जब पेपर बैलेंस्ड आता है तो कट ऑफ भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है ना बहुत ज़्यादा नीचे जाती है। बट यहाँ एमपीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं होती, इस वजह से अक्सर ऐसा होता है कि कुछ गेस वर्क सही हो जाता है, कुछ तुक्के सही हो जाते हैं, बोल्ड कैसे हम लगा देते हैं, तुक्के लगा देते हैं, तो वो 2-4 क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल जाता है, किसी के 2 किसी के 4। तो उसके वजह से 2-4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर कट ऑफ ऊपर चली जाती है। बात करते हैं पेपर की, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो बहुत ही बैलेंस पेपर आया है। अभी तक ऐसा होता था कि प्रीडोमिनेंटली 2-3 सब्जेक्ट पूरी तरीके से एक छत्र राज करते थे। मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि इसने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई, ठीक उसी प्रकार से एमपीपीएससी में होता था कि एमपीपीएससी का जो पेपर है उस पर एक सब्जेक्ट ऐसा रहता था जो अकेले राज करता था। भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते थे इससे, मैक्सिमम क्वेश्चंस। बट इस बार काफ़ी बैलेंस रहा है। जो एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है 1 to 10 यूनिट्स, यानी जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, सेग्रीगेटेड है। तो वो 10 के 10 यूनिट से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बराबर पूछे गए हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि यूनिट 10 या यूनिट 5 आपने मेंशन किया है और उससे क्वेश्चन पूछ लिया आपने 10 की जगह सीधे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, इस बार बैलेंस था। आइए हम देर ना करते हुए पेपर के एनालिसिस पे आ जाते हैं और पूरा का पूरा पेपर में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, और वो भी सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार से कंपैरिजन करेंगे कि पिछली बार का कैसा था और इस बार का कैसा है। तो आइए हम शुरू करते हैं एमपीजीके से ही। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है पूर्णा रिवर पे। पूर्णा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है ताप्ती। तो पूर्णा रिवर ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है। दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी यहाँ पे नॉट वर्ड हमें ध्यान से देखना है। नॉट, इन्होंने नॉट पूछा है कि इनमें से कौन सा क्लाइमेट मध्य प्रदेश से रिगार्डिंग नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, टेम्परेट, क्योंकि ट्रॉपिक, मध्य प्रदेश एक ट्रॉपिकल स्टेट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से पास ही होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है और ऑप्शन बी भी सही है। स्टेट में मॉनसून क्लाइमेट रहता है। आपको जो पचमढ़ी वाला एरिया दिखेगा वहाँ बहुत सारी बारिश दिख जाएगी, यानी वहाँ बहुत बारिश होती है। उसके साथ ही साथ क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। यानी बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर आप अगर नॉट पे ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट, तो नॉट में जैसे ही आप ध्यान देंगे तो आप ऑप्शन सी में आएंगे, तो वो आपका सही हो जाएगा। यानी टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ नहीं पाया जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, वो है बीजागढ़ हिल। तो बीजागढ़ हिल यानी मध्य प्रदेश के माउंटेन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के माउंटेन्स पे बीजागढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, यानी माउंटेन रेंज पे पूछ लिया है इन्होंने। तो उसका आंसर होगा सतपुड़ा है। आपने मध्य प्रदेश में गौर किया होगा कि विंध्या हिल्स हैं, सतपुड़ा हैं, सतपुड़ा में ही पूरी एक सीरीज चलती है सतपुड़ा माइकाल रेंज की। तो ये आंसर यहाँ पे सतपुड़ा रेंज होगा, यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा सतपुड़ा, बीजागर हिल। अब आप फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश। फिर से नॉट, ये जो नॉट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम पेपर देते हैं तो इस नॉट पे हम ध्यान नहीं देते हैं और हम आंसर गलत करके चले आते हैं। मतलब हमें आंसर पता होता है, ऐसे क्वेश्चंस का हमें आंसर पता होता है, मगर फिर भी इस नॉट की वजह से बहुत गलती हो जाती है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ आंसर होगा डी, अल्पाइन। विच ऑफ द फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, है ना, नॉट। तो नॉट आपको ध्यान रखना है और नॉट ही है यहाँ पे डी, ऑप्शन डी, अल्पाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन चचाई, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। अब अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा यहाँ पे। और जो ये क्वेश्चन है ये भी मध्य प्रदेश के एनर्जी सेक्टर से पूछा गया है और मध्य प्रदेश में ही अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट यानी अमरकंटक। यानी ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, आप थोड़ा बहुत ट्रिक लगाते तब भी आपको पता चल जाता। अमरकंटक, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। इन विच ईयर 20 और 21 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन मध्य प्रदेश। यानी 6th क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ आपसे कॉटन के प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है। यानी कॉटन जो होता है, रुई, कपास, तो कपास के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश में
फर्स्ट पोजीशन किस डिस्ट्रिक्ट ने होल्ड की थी, यानी किस डिस्ट्रिक्ट ने प्रथम स्थान होल्ड किया था, तो इसका आंसर होगा खरगोन। अगर आप नोटिस करेंगे तो खरगोन और खंडवा जो रीजन है वहाँ पे कॉटन होता है, तो इस वजह से आपका ये आंसर हो जाएगा खरगोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, फिर से नॉट, ये नॉट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रोडवेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये इसका आंसर है डी, द स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन कंट्री इन रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से आप इसको लगा लीजिए, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहती है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक उसी प्रकार से रोड की डेंसिटी, यानी जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा रोड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा सड़कें होती हैं, तो उसे हम कहते हैं रोड डेंसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है 7th क्वेश्चन का वो है डी। अब अगला क्वेश्चन में आ जाइए, विच पोजीशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन। अब 8th क्वेश्चन जो है वो एमपी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर प्रोडक्शन, जैसे ही कॉपर का नाम आता है तो आपके दिमाग में बालाघाट आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में मध्य प्रदेश का, क्योंकि कॉपर एक ही जगह होता है, मैक्सिमम जो कॉपर निकलता है वो एक ही जगह से निकलता है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। और मलाज खंड जो उस एरिया है, जो वो एरिया है उसे मलाज खंड एरिया कहते हैं, वहाँ से ये निकलता है। तो बट ऑब्वियस जो 8th क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट है, यानी मध्य प्रदेश पूरे अपने भारत में, हमारे भारत में फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है कॉपर के प्रोडक्शन के मामले में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, अगले क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश फ्लोस इन 3 स्टेट्स। यानी 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें से कौन सी नदी 3 राज्यों से होके गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, माही। अब माही रिवर की एक और खासियत की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये वो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, यानी कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश में बीचों बीच गुजरती है ना, बीच से क्रॉस करती है, और उस कर्क रेखा को ये रिवर 2 बार कट करती है, 2 बार, ध्यान रखिएगा 2 बार। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछ सकते थे आपसे ट्रिक करके, मगर हो गया, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी रिवर 3 स्टेट्स में फ्लो करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माही। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इन द रेफरेंस ऑफ ब्लैक सॉइल इन मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के रेफरेंस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका आंसर होगा ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है नॉट, यानी इस क्वेश्चन में भी आपको नॉट पे ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट। काली मिट्टी जो होती है उसमें सैंड का कंटेंट नहीं होता है, ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होल्ड करती है, मतलब बहुत सारे पानी को रोक के रखती है, बहुत ही चिपचिपी मिट्टी होती है, इसमें सैंड नहीं होता है, यानी बालू की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपको नॉट पे ध्यान देना है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं इस नॉट की वजह से, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इलेक्टोरल कॉलेज से पूछा गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। और 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछ लिया है, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। तो 11th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सेलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली। यानी प्रेसिडेंट पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन भी किया हुआ है पॉलिटी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया है। 12th क्वेश्चन है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसकी आप बात करें तो 12th क्वेश्चन डीपीएसपी से है, और डीपीएसपी भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था आपको कि सिलेबस के कीवर्ड्स को पकड़िए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहे हैं डीपीएसपी से।
तो ये इन्होंने पूछा है कि इन इंडियन द सिस्टम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी डीपीएसपी हमने जो अपने भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है तो वो कहाँ से लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड। अब 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो 13 क्वेश्चन है, पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, वो किन किन चीज़ों से मिल के बनती है। तो उसका यहाँ पे क्लियर कट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जो हमारी संसद होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, यानी लोकसभा के सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब लोकसभा के सारे मेंबर्स यानी बट ऑब्वियस लोकसभा के स्पीकर, और राज्यसभा यानी राज्यसभा के स्पीकर, यानी हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो 14th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14th क्वेश्चन इन्होंने नाबार्ड से पूछा है। तो नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट पे, यानी नाबार्ड इस्टेब्लिश कब हुआ था। अब ये क्वेश्चन है आपके इकोनॉमी से। तो 12 जुलाई 1982, यानी ऑप्शन सी इस पे आपका करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं सिडबी की। इन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमी पे, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी पे है, 15th क्वेश्चन जो है। और 15th क्वेश्चन भी यहाँ पे इन्होंने स्मॉल स्टैब्लिशमेंट पे ही पूछा है, यानी कब ये स्टैब्लिश हुआ था। तो ये अप्रैल 1990, यानी ऑप्शन ए इस पे करेक्ट हो जाएगा, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये भी इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अगर आप यूनिट 6 पे गौर करेंगे, सिलेबस के यूनिट 6 में, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब हम आते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन फिर से इन्होंने बैंकिंग से पूछा है कि हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1980, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी 6 बैंक नेशनलाइज किए गए थे 1980 में। और पॉलिटी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमी से भी। इस साल के पेपर में आप नोटिस करेंगे कि इकोनॉमी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन, जबकि हर साल ऐसा होता था कि इकोनॉमी को ये स्किप कर देते थे, मगर इस साल के पेपर में आपको इकोनॉमी के ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17वां क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इन्होंने पूछ लिया है फंडामेंटल राइट से। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द राइट टू एजुकेशन बिकेम फंडामेंटल राइट, यानी जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, आरटीआई, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। तो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, वो फंडामेंटल राइट इनमें से कब बना है, यानी दिए हुए ऑप्शंस में से कब बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो 86वां संशोधन हुआ था संविधान का, उसके थ्रू हमने ऐड किया था फंडामेंटल राइट्स को, एजुकेशंस को, जो हमारा राइट टू एजुकेशन उसे फंडामेंटल राइट्स में हमने ऐड कर दिया था। अब आ जाइए 18th क्वेश्चन पे। और 18th क्वेश्चन भी इन्होंने आर्टिकल 51 से फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछ लिया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इन्होंने डायरेक्टली अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए इन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा है। तो 51A जो आर्टिकल 51 है, 1A है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो करंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर, ये इन्होंने पूछ लिया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टोटल वो है 11। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19th। तो 19th क्वेश्चन है आपका, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द टर्म सोशलिस्ट एडेड टू द प्रियम्बल, यानी फिर से क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। और 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो सीधे सीधे हम क्रॉस आउट कर देंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड से कट कर देंगे। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, यानी वन ऑफ द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट है ये। और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जितने भी आपको बदलाव दिखेंगे, ज़्यादातर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आपको मिल जाएंगे। सो ये क्वेश्चन भी इन्होंने पॉलिटी से पूछा है। 19th क्वेश्चन जो है ये भी इन्होंने पॉलिटी से पूछ लिया है। अब हम 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्रू विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड, यानी
20th क्वेश्चन भी इन्होंने पॉलिटी से पूछ लिया है। और 20th क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, थ्रू विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा हमारी बनी थी, वो इनमें से दिए गए ऑप्शन से किस में से क्रिएट की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन प्लान। क्रिप्स मिशन प्लान के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्रिएट की थी, यानी संविधान सभा से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, ये है सेट सी। जो एमपीपीएससी का पेपर है वो 4 सेट में आता है, ABCD। तो ये जो मैं नंबर बोलता हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, तो ये नंबर है सेट सी का। हो सकता है आपके पास दूसरा पेपर हो सेट A, B या D, इनमें से अगर कोई है तो ये क्वेश्चन का नंबर बदल जाएंगे, क्वेश्चन यही रहेंगे, सवाल यही रहेंगे, जवाब यही रहेंगे, आंसर यही रहेगा, है ना। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जो मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ वो सेट सी का करके दे रहा हूँ। तो 21st क्वेश्चन पे आ जाइए। 21 क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन जो है ये गाजा स्ट्रिप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नियर गाजा स्ट्रिप। अभी वॉर चल रहा है इसराइल और हमास का, तो देखिए इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग का सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, और मैपिंग का वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन इन्होंने सीधे रिलेट कर दिया है करंट अफेयर से। यानी एमपीपीएससी भी अब बहुत स्मार्ट हो चुका है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगा है, और जो चीज़ें करंट में चल रही हैं उससे भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 21st क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से सबसे नज़दीक है, यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नियर गाजा स्ट्रिप, यानी गाजा स्ट्रिप से जो गाजा पट्टी है उससे सबसे नज़दीक कौन सा वाटर बॉडी है, कौन सा सी है। तो ये हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन पे, 22वें क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है, यानी यहाँ पे आपको प्लेसेस दिए हुए हैं और उसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो 22nd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 23rd क्वेश्चन पे आ जाइए। 23rd क्वेश्चन है ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड है, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 23rd। तो 23rd क्वेश्चन है वेयर इज ततीपाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड। जो ऑयल रिफाइनरी है हमारी ततीपाका, वो कहाँ पे लोकेटेड है इसमें से। तो 23rd क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, सी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। जो ततीपाका ऑयल रिफाइनरी है हमारी वो सी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 23rd क्वेश्चन है ना, ये सेट भी सी है, तो ध्यान रखिएगा। 24th क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है 24th। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अलग अलग एरिया दिया है, बायो रिजर्व एरिया, और दूसरे साइड उन्होंने स्टेट दे दिया है। तो स्टेट को, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर एरिया होता है, ज्योग्राफी का है, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसको आपको मैच कराना है। तो जो 24th का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 25th पे आ जाइए। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वॉज मेड इन, यानी किसने किस जगह पे ये किया गया था, अंडरग्राउंड जो हीट होती है, जियोथर्मल एनर्जी पे बेसिकली ये क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन जो है, तो ये किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो जियोथर्मल एनर्जी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अंडरग्राउंड हीट मतलब वही होता है जियोथर्मल एनर्जी। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन, यानी मोलासिस बेसिन। फिर से इन्होंने ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर से इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पे इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछा है। इंडियन ज्योग्राफी पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, मतलब हर साल इकोनॉमी को स्किप कर दिया जाता था और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन काफ़ी कम कर देते थे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पूछते थे मगर कम पूछते थे। मगर जो ये इस साल उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मोलासिस बेसिन, तो ये सब डीप क्वेश्चन है, ये आपको इतने ईजिली नहीं देखने को मिलेंगे। तो 26th क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिज़ोरम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे इंडिया का मिज़ोरम, तो मिज़ोरम पे है मोलासिस बेसिन। तो मोलासिस बेसिन पे ये क्वेश्चन था, इंडियन ज्योग्राफी से था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट भी मैं बताते जा रहा हूँ आपको, इसीलिए साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से है, जो क्लियरली क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, जो क्लियरली मेंशन दिख जाता है हमें कि ये पॉलिटी से है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से, उस पर मैं नहीं बताता हूँ। मगर जहाँ
थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है कि ये कहाँ का है क्वेश्चन, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला था इंडियन ज्योग्राफी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम 27th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। तो ये क्वेश्चन इन्होंने 27 क्वेश्चन पूछा है डायस्ट्रॉफिज्म पे। तो ये इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, फिर से यहाँ पे नॉट आ गया है, यानी इसमें से डायस्ट्रॉफिज्म इनमें से कौन सा नहीं है। तो डायस्ट्रॉफिज्म एक जो अर्थ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर हमारी सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी अर्थ के अंदर, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं और ओरोजेनिक्स हैं, तो ओरोजेनिक्स, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे और जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। तो 27th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हेट्रोजेनिक्स, हेट्रोजेनेसिस। तो हेट्रोजेनेसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 28th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी से है, मगर ये फिजिकल ज्योग्राफी से है। फिजिकल ज्योग्राफी यानी फिजिकल जो प्रोसेस होती है, माउंटेन्स, पहाड़, झरने, नदी, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें, तो जो फिजिकल प्रोसेस होती है उसे हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी से ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और ये प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा है, यानी जो जैसे लैंड मास हो गया वो कैसे फॉर्म हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए कैसे होते हैं, कैसे ज्वालामुखी फटता है, कैसे अर्थक्वेक आता है यानी भूकंप कैसे आता है, तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, सिस्मिक एक्टिविटी पे है ये क्वेश्चन 27। तो 28th क्वेश्चन पे आ जाइए। 28th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी रेट। इन्होंने लिटरेसी रेट पे क्वेश्चन पूछा है, यानी सेंसस पे। तो सेंसस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे है और पॉपुलेशन पे, दोनों में आप रख सकते हैं इसको। तो 28th क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा डी, केरला, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। सब में केरला पहले ऑप्शन पे दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि हर कोई केरला में मारेगा, मगर जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पे आएंगे और तीसरे ऑप्शन पे, तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट आंसर है। 28th क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरला, मिजोरम, गोवा और फिर त्रिपुरा। अब 29th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर। यानी जो 29th क्वेश्चन है ये आपका पूछ लिया गया है क्लाइमेट से, ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी से ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है 29th क्वेश्चन, और 29th क्वेश्चन का आंसर है डी, ट्रोपोस्फियर। ये लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तो ये जो हमारा क्लाइमेट होता है तो उस पर अलग अलग लेयर्स होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे प्रकृति में, हमारे वातावरण में। ये 3 लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उन्हीं लेयर्स पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 29th क्वेश्चन जो है एटमॉस्फेरिक लेयर पे है, और जो क्लाइमेट के लिए, मौसम के बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 29th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन जो है ये फिर से इंडियन ज्योग्राफी से इन्होंने पूछ लिया है, और इंडियन ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है त्र्यंबक हिल पे कि कौन सी नदी इसमें से त्र्यंबक हिल से निकलती है। तो ये फिर से एक इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 31st क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे जो 31st क्वेश्चन है, ये 31st क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, जैसे अलग अलग यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसी प्रकार से जो यूनिट 9 है, तो यूनिट 9 से ये क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, आप ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन कौन से यूनिट से है। तो ये भी मैं बताते जा रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट 31st क्वेश्चन जो है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। जो ये फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन वगैरह है, ये सारी की सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इन्हीं अलग अलग वेबसाइट से करते हैं, और हम वहाँ से सामान मंगाते हैं, हमारे घर तक आ जाता है। तो ये B2C कहलाता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। यानी बीच में यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं होता है, कोई रिटेलर नहीं होता है, कोई होलसेलर नहीं होता है, डायरेक्ट बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर तक सामान पहुँच जाता है। यानी जो बिजनेस ओनर है, जो वो बिजनेस कर रहा है, वो डायरेक्टली हमें सामान सेल कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन भी आपके यूनिट 9 में मेंशन किया हुआ है इन्होंने, और वहीं से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी। अब ये कंप्यूटर से है क्वेश्चन, और ICT जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यूनिट नंबर 9, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। 32nd क्वेश्चन।
तो 32nd क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा बी, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, यानी जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उसको प्रोटेक्ट करती है फायरवॉल। जो भी सिक्योर्ड नेटवर्क होते हैं वो फायरवॉल यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे एंटीवायरस हो गया, तो एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे जो 32nd क्वेश्चन है ये इसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली इन्होंने कंप्यूटर से पूछ लिया। अब 33rd क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका आंसर नहीं बताया मैंने, आंसर बता देता हूँ आपको। टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 33rd यानी 33 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग यूजर इनटू अ रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील कर ली जाती है, आपसे पूछ ली जाती है, आपको ट्रिक करके, आपको कंफ्यूज करके, आपको फंसा के क्वेश्चन कुछ आपको लिंक सेंड कर देंगे, ये लोग कोई ऑफर दे देंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन वो पूरा पूरा कॉपी कर लेगा। यानी एक सॉफ्टवेयर वहाँ से डाउनलोड होगा आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, जिस किसी वेबसाइट से आप देख रहे हैं, और वो सारा का सारा आपका डाटा हैक कर लेगा, पकड़ लेगा। तो 33rd क्वेश्चन भी इन्होंने यूनिट 9 से पूछा है। और 33rd जो क्वेश्चन है 33वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, जिसमें कि ट्रिक करके यूज़र कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो इसे हम फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन ए फिशिंग। तो फिशिंग में अक्सर ऐसा होता है, हमें कंफ्यूज करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल से हमारा डाटा हैक कर लिया जाता है, डाटा चुरा लिया जाता है। 34th क्वेश्चन पे आ जाइए। 34th क्वेश्चन जो है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरसेप्ट द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ मैसेज। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन जिस पे सेंडर, रिसीवर और मैसेज होता है। हम एक साइड से सेंडर को मैसेज सेंड करते हैं, दूसरी साइड रिसीवर रिसीव करता है और जो फीडबैक देता है, तब ये पूरी की पूरी कम्युनिकेशन की जो चैनल है, प्रोसेस है, वो पूरा होता है। तो 34th क्वेश्चन है, ये इन्होंने पूछा है यूनिट 9 से, और इसका आंसर होगा डिकोडिंग, है ना। तो डैश इज द प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरसेप्ट्स, यानी रिसीवर जो है वो किस प्रोसेस के तहत इनमें से सिंबल्स को डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो हो जाएगा डिकोडिंग। यानी किसी भी सवाल को लेट से हम सॉल्व कर रहे हैं, आसान भाषा में समझाता हूँ, यहाँ बहुत ही टेक्निकलिटी यूज़ की गई है क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं, बट स्टिल आसान भाषा में समझाना मेरा काम है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, है ना, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसा भी है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी उसको आप डिकोड कर रहे हैं, क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में आपने तोड़ दिया और आंसर निकाल दिया, तो उसे कहते हैं हम डिकोडिंग। सेम वही चीज़ यहाँ पे पूछी है इन्होंने 34, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिकोडिंग। अब 35th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। फिर से नॉट, यानी ये जो नॉट है इसे आपको पकड़ के रखना है, हालांकि हाईलाइट करके लिख देते हैं नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। जो वेब ब्राउज़र है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये तीन के तीनों वेब ब्राउज़र्स हैं, मगर याहू है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक वेब सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा याहू। क्यों? क्योंकि नॉट है, नॉट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी नहीं पे आपको ध्यान देना है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, याहू। 35th क्वेश्चन। अब आते हैं 36th क्वेश्चन पे। 36th क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फिर से, यानी ये ICT से है, मगर इस साल आप जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन होते थे, जो आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले MPPSC पूछता था, वो इन्होंने फिर से ट्रेंड को रिपीट कर दिया है और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के हैं और वो ये पूछ रहे हैं ICT यानी यूनिट 9 के ये सारे क्वेश्चन हैं। तो 36th क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 36, तो इस पे आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्रांजिस्टर्स। जो कंप्यूटर हैं वो अलग अलग जनरेशन्स पे डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यही जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके तहत होते थी। जैसे इसका यहाँ पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हो गया, वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। फिर इसके बाद जो जनरेशन आई वो IC, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करने लगे। और इससे पहले जो
कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, यानी फर्स्ट जनरेशन वाले। तो इस तरीके से जनरेशन डिवाइड हो जाती है, यानी अलग अलग समय काल। तो उस समय काल के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। और 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। 36 क्वेश्चन, ये भी यूनिट 9 से है। 36 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। 37 क्वेश्चन पे आ जाइए, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाई 37 क्वेश्चन। तो किसने इनमें से डेवलप किया था, वो है ओपन एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये चैट जीपीटी बहुत ही फेमस एक टूल है जिसके तहत हम क्वेश्चन पूछेंगे, वो उधर से आंसर करेगा, एनालिसिस भी करके देगा। तो काफ़ी अच्छा टूल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, आप यूज़ कर सकते हैं। 30 अच्छा, इसका आंसर नहीं बताया मैंने। इसका आंसर है ओपन एआई बी। 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओपन एआई। अब आप आ जाइए 38 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। 38 क्वेश्चन जो है ये फिर से इन्होंने यूनिट 9 से पूछा है, यानी यूनिट 9 अभी कंटिन्यू है, यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं इस साल। वीडियो के लास्ट में, वीडियो के अंत में मैं आपको ये एक एक चीज़ बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन से हैं, कितने सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस करके दूंगा, 360 डिग्री एनालिसिस, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियरली मिल जाएंगी। तो 38 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। यानी ई प्रोक्योरमेंट मतलब ओवरऑल खरीदना, खरीदने से खरीद फरोख्त से रिलेटेड होता है इसका। तो जो भी बाइंग सेलिंग वाली प्रोसेस होती है वहाँ उसको हम कहते हैं ई प्रोक्योरमेंट। ऑनलाइन, और ई मतलब ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू जो करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा सी, एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन कोई ई प्रोक्योरमेंट का पोर्टल नहीं है, और बाकी सारे के सारे जो पोर्टल हैं वो प्रोक्योरमेंट के पोर्टल हैं। तो 38 क्वेश्चन भी यूनिट 9 से है। अब 38 क्वेश्चन, सॉरी, ये 38 क्वेश्चन था। अब 39 क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स। यानी ये वायर बेस्ड कम्युनिकेशन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूनिट 9 का क्वेश्चन है। और 39 क्वेश्चन इन्होंने डीएसएल, इसका जो आंसर हो जाएगा डीएसएल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स, केबल, फाइबर ऑप्टिक और सैटेलाइट्स तो वायरलेस होती हैं, इसमें वायर्स नहीं यूज़ होते। ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक्स यानी जो ऑप्टिकल केबल होता है हमारे वाईफाई के कनेक्शन में जनरली यूज़ होता है। जो केबल होता है केबल टीवी नेटवर्क, वो भी नहीं है। जो डीएसएल है, डीएसएल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 39 जो क्वेश्चन है, 39 उसका ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। 39 विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 40th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। फिर से ई कॉमर्स पे क्वेश्चन, यानी फिर से यूनिट 9, अभी यूनिट 9 ही कंटिन्यू है। बहुत सारे क्वेश्चन सर यूनिट 9, यानी लगता है 10 से 11 क्वेश्चन का जो इनका कोटा था इन्होंने पूरा यूज़ किया है, और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे भर भर के, हर सेक्शन से डिवाइड कर करके प्रॉपर। यानी किसी के साथ कोई ये नहीं कि एक सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, हर जगह से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो 40th क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन यूनिट 9 से है, और इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो ये हो जाएगा एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। यानी ये ई कॉमर्स की वेबसाइट आप अक्सर देखे होंगे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या जो जिस किसी भी साइट से आप शॉपिंग करते हो, तो वो हमेशा आपको अवेलेबल होती हैं 24/7। हमारी जो शॉप्स होती हैं, किराना दुकान हो गई या शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल हो गया, वो बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, लेट से कि रात के 10 बजे 11 बजे वो बंद हो जाते हैं, सुबह 10 बजे फिर से खुलते हैं। मगर ये ऐसी दुकानें हैं जहाँ से आप भर भर के शॉपिंग करिए, सुबह, दोपहर, शाम, एनी टाइम। तो वही इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, यानी इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ई कॉमर्स का क्या फ़ायदा है। तो वो एक फ़ायदा है कि 24/7, यानी ये 24 घंटे 7 दिन खुली रहती हैं, अनटिल अनलेस कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ जाए। 41st क्वेश्चन पे आ जाइए, भीमा नायक। ओहो, फिर से 41st, यानी हम मध्य प्रदेश पे आ गए हैं, यानी फिर से इन्होंने एमपी के क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। भीमा नायक वॉज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है 41st क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा बरवानी। भीमा नायक हमारे बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। 42nd क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश का जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे इन्होंने पूछ लिया है। तो व्हेन डिड ट्राइबल लीडर सीताराम
सीताराम कुंवर और रघुनाथ शाह मंडोली। इनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशन है ये इन्होंने कब ज्वाइन किया था। तो जो 42nd क्वेश्चन है, 42nd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1857, 1857। तो 1857 इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है। 43rd क्वेश्चन पे आ जाइए। फोक डांस पे, एमपी के फोक डांस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो विच फोक डांस इज प्रेवलेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली इन द रीजनल एरिया ऑफ सागर, यानी सागर डिस्ट्रिक्ट का जो रीजनल एरिया है वहाँ कौन सा फोक डांस यानी जो लोकल डांस होते हैं, हमारे लोकल नृत्य होते हैं, उसे हम फोक डांस कहते हैं। तो विच इसमें से सागर डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में कौन सा डांस किया जाता है। तो जो 43rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मोनी डांस, ए, ऑप्शन ए 43rd क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विच अदर नेम वॉज द रिलीजियस प्लेस चित्रकूट रिकॉग्नाइज्ड बाई। तो जो 44th क्वेश्चन है चित्रकूट से रिलेटेड है कि चित्रकूट का पुराना नाम क्या था, तो वो था रामसिया। 44th क्वेश्चन भी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एमपी चित्रकूट और यूपी दोनों आधा आधा बॉर्डर शेयर करते हैं। चित्रकूट आधा एमपी में आता है, आधा यूपी में आता है, तो दोनों साइड ये बॉर्डर शेयर करता है। 45th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच फेमस लिटरेरी वर्क इज मुकुल। मुकुल पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका आंसर होगा 45th क्वेश्चन का ऑप्शन डी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो बहुत ही फेमस हैं, अक्सर रानी लक्ष्मीबाई पे इनकी पोइट्री, इनकी कविताएं आपको देखने को मिल जाएंगी, आपने पढ़ा भी होगा। तो 45th क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। वेयर इज द हिस्टोरिकल मतंगेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, यानी 46th क्वेश्चन फिर से एमपी के आर्ट एंड कल्चर से है। तो खजुराहो में सिर्फ खजुराहो टेम्पल के लिए नहीं फेमस है, मतंगेश्वर टेम्पल भी वहाँ सिचुएटेड है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 46 का सी खजुराहो। 47 नौदोरा ऑर्नामेंटेशन मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इज स्पेशली ऑफ विच ट्राइब। जो नौदोरा करके जो एक आर्ट होती है, एक कला होती है जो कि मिट्टी से बनाई जाती है। दीवारों पे आपने देखा होगा जो ट्राइबल्स होते हैं वो इसको अपने उसमें घर के बाहर उकेरते हैं, यानी मिट्टी से बनाते हैं। तो वही है नौदोरा। तो नौदोरा पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्नामेंटेशन मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इज स्पेशली ऑफ विच ट्राइब, यानी कौन सी ट्राइब ऐसा बनाती है। तो 47th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गोंड। जो गोंड ट्राइब होती है हमारे मध्य प्रदेश में वो ये करती हैं नौदोरा जो कला है, एक आर्ट फॉर्म है बेसिकली। तो हुज फेमस वर्क, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 48th क्वेश्चन पे। हुज फेमस वर्क इज रामचंद्रिका, यानी ये फिर से एक कला पे बुक पे क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने 48th क्वेश्चन। तो 48th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केशव दास, 48th का सी रामचंद्रिका, इट वॉज डन बाय केशव दास। तो 49th क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन डिड द 49th क्वेश्चन जो इन्होंने पूछ लिया है हिस्ट्री से, 49 क्वेश्चन, व्हेन डिड द तोना लोहरी फायरिंग इंसिडेंट ऑफ निवारी डिस्ट्रिक्ट टुक प्लेस इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी जो तोना लोहरी है यहाँ एक घटना हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी तो निवारी डिस्ट्रिक्ट में। तो टेक प्लेस इन मतलब ये कब हुई थी, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है 49th क्वेश्चन कि ये हुई कब थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1939। ये मध्य प्रदेश के ही फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन है। तो 49th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1939। 50वां क्वेश्चन जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन पे है। 50th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑन विच डिड बालकृष्ण शर्मा नवीन रोट 2 काव्य, इन्होंने जो 2 काव्य लिखे थे जो किस पे लिखे थे, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी पे थे। 50th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब 51st क्वेश्चन पे आ जाइए। विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश शोड द हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी।
एज पर रिपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन 2023। यानी ये मध्य प्रदेश के करंट का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि करंट अफेयर्स अच्छे से देख लीजिएगा, खास करके इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश, बजट ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट में, गरीबी की रिपोर्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट ने इन मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट हैज शोड द हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट, यानी सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा विकास किस डिस्ट्रिक्ट ने दिखाया है, वो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अलीराजपुर। अलीराजपुर में आपने देखा होगा कि बहुत कम वहाँ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन बहुत कम है 50 अलीराजपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, तो उसी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। 51st क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अलीराजपुर। 52nd क्वेश्चन, हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर द बिजनेस एक्शन प्लान 2020। 2020 का जो बिजनेस एक्शन प्लान था उसमें मध्य प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा, उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 52nd क्वेश्चन जो है, 52nd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश वॉज रेटेड एज अचीवर। ये अलग अलग तरह की रेटिंग्स देते हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 52। 53rd क्वेश्चन पे आ जाइए, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर टू देयर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी डिक्लाइनिंग में, घटते क्रम में हमें वो करना है, सेट करना है। तो 53rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। घटते क्रम में हमें लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। 54th क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। ये मध्य प्रदेश की एक वेलफेयर स्कीम है, इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है, उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है डायरेक्टली। जो मध्य प्रदेश की स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती है, उस पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमपीपीएससी के पेपर में तो बट ऑब्वियस ये ऑब्वियसली चीज़ है कि पूछे जाने चाहिए। तो 54th क्वेश्चन जो है इन्होंने उसी स्कीम से पूछ लिया है। तो 54th क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर द न्यू इंडस्ट्रीज बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी। यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जो इक्विपमेंट्स है, यानी सामान है, वस्तुएं हैं खेती करने के लिए, तो वो चीज़ें सप्लाई करने के लिए स्कीम लाई गई थी, तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। तो 54 क्वेश्चन आपके प्लानिंग से है, और 54th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, 54th का ऑप्शन बी। 55th क्वेश्चन पे आ जाइए, विच सिटी इन मध्य प्रदेश हैज़ क्लस्टर डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। यानी 55th क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में ट्रांसफार्मर्स और उससे रिलेटेड अलाइड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 56, हु वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। 56th क्वेश्चन, 56, हु वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। 57th क्वेश्चन पे आ जाइए, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्युनिसिपल लॉज बीन अपडेटेड। यानी जो हमारे म्युनिसिपल कमीशंस के लॉ हैं उनको अपडेट किस अमेंडमेंट से किया गया था, बाय विच अमेंडमेंट, यानी जो कानून के संशोधन होते हैं, संशोधन, तो कौन से संशोधन से ये अपडेट किया गया था। तो 57th क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा 74th अमेंडमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन सी, 57 का सी। 58, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट इन अ स्टेट। यानी राज्य में कोई भी जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, यानी वित्त बिल है या नहीं है, उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमी से है ये क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन, तो 58 का आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ विधानसभा। जो विधानसभा होती है हमारी, जैसे लोकसभा होती है सेंट्रल में, वैसे स्टेट्स में होती है विधानसभा। तो रिसेंटली विधानसभा में इलेक्शन भी हुए हैं, तो विधानसभा के स्पीकर ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल है कि जनरल बिल है। जो जनरल बिल होते हैं वो नॉर्मल तरीके से पास हो जाते हैं, मगर जो मनी बिल होता है वो हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा के साथ साथ हमें राज्यसभा में भी पास कराना पड़ता है। तो 59th क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट
फॉर अ हाई कोर्ट जज, यानी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है कि वो एज लिमिट आपकी ना अचीव हो तब आप एक हाई कोर्ट के जज बन पाएंगे। तो 59th क्वेश्चन जो है ये जुडिशरी से पूछ लिया गया है, और 59th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62 ईयर, यानी 62 साल से कम उम्र के हैं आप तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। 60th क्वेश्चन पे आ जाइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 60th क्वेश्चन भी हमारे एमपी के डायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ लिया गया है। तो 60 का आंसर जो हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे, डी, ऑप्शन डी। 60th क्वेश्चन का हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे, यानी पहले स्पीकर के बारे में उन्होंने पूछा, तो पंडित कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 61st क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वर पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2022, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनमें से कौन से प्लेयर वुमेन्स की हॉकी टीम का पार्ट थी। 61st क्वेश्चन ये स्पोर्ट से है। 61st क्वेश्चन ये अक्सर पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं ये पार्ट थे हमारी हॉकी टीम का, इंडियन वुमेन हॉकी टीम का। तो 61st क्वेश्चन जो है, 61st का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी 62nd क्वेश्चन में आ जाइए, फिर से नॉट आ गया है तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इंस्टीट्यूशन दिया है और यहाँ दूसरे साइड इन्होंने क्या दे दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु। ओके, तो आपको ये मैच कराना है इंस्टीट्यूशंस। 62nd जो क्वेश्चन है ये आपका इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी हमारे भारत में जो जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, ये सारे के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च पे काम करते हैं, तो उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 62nd। तो 62nd क्वेश्चन जो है यूनिट 7 से है और इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉट, यानी इनमें से आपको नॉट ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ नॉट है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो 62nd क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। 63rd क्वेश्चन पे आ जाइए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2023, 2023 में पद्म विभूषण इनमें से किनको दिया गया था इन फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस और विज्ञान में, मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग में, प्रौद्योगिकी में किसको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था। तो जो 63rd क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्री श्रीनिवास प्रधान। अगर माफ़ कीजिएगा अगर मैं नाम सही तरीके से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, क्योंकि जनरली नाम सबके अलग अलग तरीके से होते हैं। और 63rd क्वेश्चन का आंसर है सी, इसलिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपका 63rd क्वेश्चन का सी। 64th क्वेश्चन पे आ जाइए। 64th क्वेश्चन जो है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, AKFI। तो AKFI कहाँ पे लोकेटेड है, इससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है स्पोर्ट्स से। ये क्वेश्चन भी इन्होंने स्पोर्ट्स से पूछा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन अवार्ड से था, एमपी में स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 64th क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछ लिया है स्पोर्ट्स से, और इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी ऑप्शन सी। 64th का ऑप्शन सी करेक्ट है। विच प्लेयर वॉज, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 65th, विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो इनमें से किनको दिया गया है। 65th क्वेश्चन पे आ जाइए, तो ये दिया गया था ऑप्शन डी 65th। अब 66th क्वेश्चन पे आया, 65th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 66 पे आ जाइए, इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच विथ विच कंट्री एंड इन विच ईयर, यानी भारत ने जो पहला वनडे मैच है, पहला एक दिवसीय मैच है, वो इसमें से किस टीम के साथ खेला गया था, किस टीम के अगेंस्ट खेला गया था और कब खेला गया था, यानी ये भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन, और इसका आंसर इंग्लैंड, ये तो सबको पता ही होगा, 1974 इंग्लैंड, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इन विच ईयर डिड सेलिब्रेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे,
योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को ये शुरू कब हुआ, यानी 21 जून को मनाया तो जाता है, मगर सबसे पहली बार ये शुरू कब से किया गया है, यानी इसे हम एज अ सेलिब्रेशन कब से करने लगे कि हर जगह 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 आपने देखा होगा स्टेट की जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सेंट्रल लेवल के हमारे प्रधानमंत्री जी और सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत सारे लोग योगा करते हैं। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, 67th क्वेश्चन। तो 67th क्वेश्चन का जो आंसर है 2015 बी, ऑप्शन बी 2015 से हमने स्टार्ट किया था ये मनाना। 21 जून जो है योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। तो ये कब से शुरू किया गया था, तो ये है ऑप्शन बी 2015। 68 क्वेश्चन पे आ जाइए। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर पे कि पहली इसमें से महिला सोल्जर, जो पहली भारतीय महिला सोल्जर स्काई डाइवर है, उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 68 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंजू। अब इन्होंने पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ मंजू मेंशन किया है, तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपका। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69th क्वेश्चन पे आ जाइए। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 वॉज कन्फर्ड अपॉन द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक टू विच कंट्री, यानी किस देश को ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। यानी 69th क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिया। ये हमारे भारत को मिला था। तो हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे लिए प्राउड की बात है, प्राउड मोमेंट है ये भी एक स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ, अवार्ड्स पे क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से भी है। 2023 में ये दिया गया था, 2023 का अवार्ड है ये बेसिकली। 70th क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज़ नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया। भारत के जो स्टील मैन हैं वो इनमें से किन्हें कहा जाता है, तो ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, जमशेद जी ईरानी। इनकी पिछले साल 2022 में डेथ हो गई थी, तो दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऑस्ट्रेलिया से था, यानी जो डेथ वगैरह हो जाती है उससे भी MPPSC क्वेश्चन पूछता है, तो उसी से ये था 70th क्वेश्चन। और ये आपके लिए भी जानना इंपॉर्टेंट है कि भारत के स्टील मैन, यानी भारत के स्टील मैन हमारे इंडिया के कौन हैं, तो वो हैं जमशेद जी ईरानी, और इनकी डेथ हो गई थी शायद इसी वजह से करंट भी ये क्वेश्चन था, इसलिए MPPSC ने पूछ लिया। 71st क्वेश्चन पे आ जाइए। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अदर देन द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ईस्ट, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो चेयरपर्सन है उसके नंबर पे क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने। 71st क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा 3, टोटल 3 मेंबर्स। तो ये जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने यूनिट 10 से पूछा है। यूनिट 10 MPPSC के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी सबसे फेवरेट यूनिट होती है, और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एस्पिरेंट से बन जाते हैं इन जनरल। तो 71st क्वेश्चन उम्मीद करूँगा कि आप लोग से बन गया होगा, और इसका आंसर होगा C, यानी 3 मेंबर्स। अब 72nd क्वेश्चन पे 72वें क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि ये जो यूनिट 10 होती है यहाँ से भी ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछ लेते हैं। जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, करंट अफेयर्स में चलती रहती हैं, कोई घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, या कोई डिसीजन आया है, क्योंकि ये सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं वो बहुत ही ऑनरेबल बॉडीज़ हैं, बहुत ही संवैधानिक बॉडी हैं, बहुत ही मतलब ऑनर इन द सेंस कि ये जो बोलती हैं, ये जो सजेशन देती हैं, ये जो राय देती हैं, तो ये देश के बहुत काम आती है। तो न्यूज़ में ये अक्सर कवर किया जाता है, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो 72nd क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा ए, राइट्स रिलेटिंग टू इक्वालिटी। ए ऑप्शन 72nd क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो 73rd क्वेश्चन पे आ जाइए। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, होल्ड्स हिज ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी CAG का जो टर्म है वो पूछ लिया गया है कि वो मैक्सिमम कितने साल तक अपने पद में कितने अवधि के लिए रहते हैं, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो CAG 73rd क्वेश्चन जो है
इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 6 साल तक। ये हालांकि आप लोगों से बन गया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और सीएजी पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है एमपीपीएससी। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल भी जाएगा, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर सेम नहीं मिलेगा तो टॉपिक तो मिल ही जाएगी। 73rd सीएजी का ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 साल तक ये रहते हैं, इनकी अवधि होती है। तो एनजीटी देखिए, एनजीटी का नाम लिया, क्वेश्चन आ गया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट 74th क्वेश्चन जो है वो एनजीटी से पूछ लिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा बट ऑब्वियस न्यू दिल्ली। तो ये तो 74th का आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी 74th का बी। अब 75th क्वेश्चन पे आ जाइए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी इन जुलाई 2022 रिव्यू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, यानी चेयरमैन के बारे में पूछ लिया गया है कि जो यूपीएससी का जो कमीशन बनाया गया था 2020 में, जुलाई 2020 में, तो उनके चेयरमैन कौन थे, किसकी चेयरमैनशिप में ये कमीशन बनाया गया था, वो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो 75th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। तो 75th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 76 पे आ जाइए। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन, 12वीं जो फाइनेंस कमीशन बनी थी उनके चेयरमैन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 76th क्वेश्चन, तो 76 क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी रंगराजन। सी रंगराजन कमेटी भी है। जो लोग इकोनॉमी पढ़ते होंगे, अच्छे से इकोनॉमी पढ़े हैं तो उनको ये नाम देख के बहुत अच्छे से क्लिक कर गया होगा कि सी रंगराजन कमेटी बनी थी 12th फाइनेंस कमीशन की, तो वो इनके चेयरमैन थे। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, ऑप्शन बी सी रंगराजन। 77th क्वेश्चन पे आ जाइए। 77th क्वेश्चन, द फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो जो 77th क्वेश्चन है, 77th क्वेश्चन का फूड प्रिजर्वेशन कमीशन पे ये क्वेश्चन है। जो FASSI आपने सुना होगा, ये वही कमीशन है। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे रिलेटेड रेगुलेशन और रूल्स पे काम करती है, उनसे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, चेकिंग करती है, ऑडिट करती है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे बना रही हैं, सही रेगुलेशन फॉलो कर रही हैं कि नहीं, और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, इन सब चीज़ों पे। तो 77th क्वेश्चन इसी पे पूछा है इन्होंने। तो 77th का आंसर हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। 77th का ऑप्शन ए करेक्ट है। 78th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर से पब्लिक सर्विस कमीशन पे एक क्वेश्चन आ गया है। 78th, यानी 78th का आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 322, आर्टिकल 322। 78th। 79th, फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है और उसके फंक्शंस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी उसकी कार्यप्रणाली पे, कार्य क्या करता है, वो काम क्या होता है वुमेन्स कमीशन का, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 79th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 10 पे मेंशन है उनकी कार्य करने की, काम करने का जो सिस्टम है, उनका जो फंक्शंस है कि क्या काम करता है। अब 79th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, यानी 79th का सेक्शन 79 क्वेश्चन का आंसर हो गया सेक्शन 10। अब 80th क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन वाज इंस्टीट्यूशन नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी जो नीति आयोग है, नीति आयोग यानी NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नीति का। तो नीति आयोग को कब लाया गया था, प्लानिंग कमीशन को हटा के, मतलब उसका नाम बेसिकली चेंज किया था, थोड़ा बहुत वर्किंग स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया था। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो ये बट ऑब्वियस 2015 में 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, इसका आंसर हो जाएगा सी, 80 का। 81st क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मेनी प्रिंसिपैलिटीज वेयर मर्ज्ड इन सौराष्ट्र ऑन 15th फरवरी, यानी 81st क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर हो जाएगा सी, 222। 82nd क्वेश्चन पे आ जाइए। 82nd क्वेश्चन, इन विच ईयर, इन द ईयर 1948 which state came into existence after the merger of बुंदेलखंड और
एंड बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड को जब मर्ज कर दिया गया था 1948 में, तो कौन से स्टेट के नाम से एक नया स्टेट बनाया गया था, कौन सा स्टेट आया था, तो वो क्वेश्चन है 82nd। तो 82nd का आंसर हो जाएगा बी, विंध्य प्रदेश। बट ऑब्वियस बुंदेलखंड और बघेलखंड को आप मिला दीजिए, उधर पन्ना छतरपुर वाला एरिया और इधर हमारा रीवा सतना वाला एरिया, इसको मिला दीजिए तो ये विंध्य प्रदेश ओवरऑल बन जाता है। तो विंध्य प्रदेश पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। 82nd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विंध्य प्रदेश। अब 83rd पे आ जाइए। इन विच सेशन वॉज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो नरम दल और गरम दल पे बेसिकली ये क्वेश्चन है 83rd क्वेश्चन। तो कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल पे कब डिवाइड हो गई थी, तो उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 83rd क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा हाँ सॉरी, इन विच सेशन यानी कौन से सेशन में, कांग्रेस के कौन से सेशन में ये हुआ था, तो ये सूरत सेशन में हुआ था। सूरत सेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। 83rd क्वेश्चन है, 83rd का आंसर हो जाएगा सूरत, यानी ऑप्शन बी सूरत 83rd। अब 84th पे आ जाइए। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट डिमांड ऑफ कांग्रेस, यानी अब फिर से नॉट आ गया है ना, यानी जो फर्स्ट स्टेज था नेशनल मूवमेंट का, यानी हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों का उसमें से जो प्रथम चरण था उसमें से कांग्रेस, इन दिए गए ऑप्शंस में से जो कांग्रेस की डिमांड नहीं थी, ध्यान रखिएगा, नहीं, नॉट पूछा गया है। तो 84th का ऑप्शन डी जो है, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, यानी जो हमारी कार्यपालिका है और न्यायपालिका, हिंदी में इन्हें न्यायपालिका और कार्यपालिका कहते हैं, तो इनका जो यूनिफिकेशन के बारे में इन्होंने कोई बात ही नहीं की थी, तो उसी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। 84th क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना, 84th का डी। 85th पे आ जाइए। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन्ड वर्ड पाकिस्तान। ओहो, हमारे पड़ोसी मुल्क से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पाकिस्तान। और हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कॉइन, मतलब सबसे पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये नाम पाकिस्तान कॉइन किया था, यानी ये नाम उठाया था, नाम बताया था। तो 85th क्वेश्चन पे आ जाइए। चौधरी रहमत अली, अब ये तो सबको पता ही होगा, चौधरी रहमत अली, हालांकि जिनको नहीं पता होगा तो वो जान लीजिए कि ये 1933 की बात है, और पहली बार जो पाकिस्तान नाम लिया गया था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा ही लिया गया था। 85th का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 85th। अब 86th क्वेश्चन पे आ जाइए। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणेश उत्सव इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में आपको पता ही है गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, वैसे ही महाराष्ट्र में, हमारा एक पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक, 86 का डी, ध्यान रखिएगा 86 का डी। हो, अब 87th पे आ जाइए। 87th क्वेश्चन पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी 87th क्वेश्चन। अब 87th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1835, 1835 पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यानी प्रेस की पहले आज़ादी नहीं थी, हम इस तरीके से जैसे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी न्यूज़ छाप देते हैं, सोशल मीडिया वगैरह ये सब नहीं था। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ये दिया कब गया था, तो उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कब दिया गया था। 87th क्वेश्चन, तो 87th क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1835, 1835, यानी ऑप्शन डी। 88th पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, 88th क्वेश्चन, 88, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1739 AD, 1739 AD। अब 89th क्वेश्चन पे आ जाइए। आफ्टर कॉन्करिंग शकास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त सेकेंड, जो शका रूलर थे, जो शका थे,
तो शका पे जीत दर्ज करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, यानी कौन से सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, कौन से सिक्के चलन में लाए थे। 89th क्वेश्चन उस पर पूछा गया है। तो 89th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर कॉइन्स इन्होंने इशू करवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। 90th क्वेश्चन पे आ जाइए। तो 90th क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महायान। ये बेसिकली जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महायान। अब ये अगर काफ़ी लंबा नाम इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है, आर्य मजुश्री, अब मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट 90th क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, महायान। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जैनिज्म से क्वेश्चन है, हीनयान महायान, जैनिज्म बुद्धिज़्म बेसिकली। ये एंशंट जो हिस्ट्री होती है हमारी, एंशंट हिस्ट्री में जैनिज्म बुद्धिज़्म का पार्ट होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, बुद्धिज़्म से ही है रिलेटेड। 90th क्वेश्चन जो है वो बुद्धिज़्म से है, 90। और इसका सही आंसर है महायान यानी ऑप्शन ए, 90th। अब 91st क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी जो खेती बाड़ी की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उसकी जो कार्यकला होती है, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 91st क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सॉइल प्रिपरेशन, सोविंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग, यानी जो हम खेती करते हैं बेसिकली उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। 91st का जो आंसर है वो है बी। तो बी में सॉइल प्रिपरेशन यानी सबसे पहले मिट्टी बनाते हैं, फिर सोइंग यानी बीज बोते हैं, फिर इरिगेशन यानी पानी वानी सींचते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना। तो ये था पूरा का पूरा 91st का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन है। 92nd क्वेश्चन पे आ जाइए। हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। अब 92nd क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा यूएन, यूनाइटेड नेशन। अक्सर ये डिक्लेयर करते रहते हैं कौन कौन से ईयर किस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो 92nd का ऑप्शन हो जाएगा ए, 92nd का ए यानी यूनाइटेड नेशन। अब 93rd क्वेश्चन पे आ जाइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, यानी पूरे विश्व भर में इसमें से कौन सा ऐसा हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो विश्व भर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हम इंडिया में तो उसे एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो कहलाता है जहाँ फ्लोरा और फाउना बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरा फाउना मतलब वन जीव और बहुत सारे पेड़ पौधे, है ना, बहुत सारे होते हैं ये, उनकी कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वही उसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि नेशनल हॉटस्पॉट इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो 93rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, नारो हिल्स। 93rd का बी। 94th पे आ जाइए आप। 94th पे इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट पासेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक्स लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग, यानी ये इनमें से कौन सा प्रिंसिपल फ्लो ऑफ एनर्जी को दर्शाता है। जो एनर्जी का पिरामिड होता है उसमें जो फ्लो है एनर्जी का, वो जो एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो उसका जो एफिशिएंसी है वो लो होती जाती है, वो कम होती जाती है। तो वो इन ऑप्शंस में से कौन सबसे बेहतरीन तरीके से उसको दर्शा रहा है, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 94th का आंसर हो जाएगा बी, सेकेंडरी लेवल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आ जाइए 95th क्वेश्चन पे। 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्टोक्लास्ट्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑस्टोक्लास्ट्स पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। 95th का आंसर हो जाएगा बोन फॉर्मेशन। 96th क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ, यानी 96th क्वेश्चन का ईयर हो जाएगा ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ। तो ये 96th क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 96th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब ग्रीन मफलर से आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये एयर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन से है। ग्रीन मफलर यानी ये जो नॉइस पोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड होता है। तो 96th का आंसर हो जाएगा सी, नॉइस पोल्यूशन। 97th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल
न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की नीतियों पे, स्कीम्स पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 97th क्वेश्चन, तो 97th का ऑप्शन हो जाएगा डी, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। नॉट ध्यान रखिएगा, इनमें से नहीं है। 97 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। 98 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। 98th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मैराइन इकोसिस्टम, यानी कौन सा इकोसिस्टम है जो इसमें से ज़्यादा स्टेबल है। 99th क्वेश्चन पे आ जाइए। 99th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पोल्यूशन पे, प्रदूषण पे ये क्वेश्चन है। तो विच इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, ये यानी जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो अपने आप मिट्टी में मिलता घुलता यानी सड़ जाता नहीं है, वो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 99th का ऑप्शन हो जाएगा इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो मिट्टी में मिक्स तो हो जाते हैं मगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, यानी सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, और उन पे माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो पाता है। तो 99th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंसेक्टिसाइड्स। अब आ जाइए 100th क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पे। ये इन्होंने पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ सन, यानी सूर्य पे इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसेंट प्लान था, जो इन्होंने मिशन लॉन्च किया था, तो वो कौन सा था? तो वो था आदित्य L1। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसे आप कंसिडर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में भी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में भी आप रख सकते हैं, मगर ये बेसिकली करंट अफेयर्स से ही है, क्योंकि ये एक मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा सूरज की स्टडी। जैसे चंद्रमा के लिए चंद्रयान लॉन्च किया गया था, वैसे सूरज की स्टडी के लिए, सन की स्टडी के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। तो ये थे 100 के 100 क्वेश्चन MPPSC के, जो कि 17 तारीख को कंडक्ट की गई थी। और ये पेपर जो था वो बहुत ही बैलेंस था, यानी हर यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली अगर हम MPPSC की बात करें तो MPPSC में 10 यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड होती हैं, यानी यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो मध्य प्रदेश से सवाल पूछे जाते हैं। MP की हिस्ट्री, MP की ज्योग्राफी, MP की पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 3 यूनिट्स। तो ये यहाँ से पूछे गए थे, लगभग 30 सवाल पूछे गए हैं। मतलब पेपर बहुत बैलेंस था। 10 यूनिट अगर सिलेबस में इन्होंने मेंशन किए हैं तो हर एक यूनिट से क्वेश्चन थे, हर एक यूनिट से प्रॉपर सवाल थे, और उन यूनिट से बहुत ही बैलेंस थे। यूनिट मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली, 30 क्वेश्चन लगभग मध्य प्रदेश से पूछे गए थे। फिर यूनिट 8 पे आप आ जाइए, यानी करंट अफेयर से लगभग 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स हों, चाहे वो इंडिया और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, उसे भी अच्छा खासा कवर किया गया है, अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। फिर बात करें यूनिट 10 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, तो वहाँ से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो वहाँ से भी 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूनिट 2 और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूनिट 4, तो इन दोनों से भी पूछे गए हैं लगभग 10-10 सवाल। अब बचती है यूनिट 7 और यूनिट 9, तो यूनिट 7 से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यूनिट 9 से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर ICT में इस साल क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर के थे, कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा था। तो ये था पूरा MPPSC का एनालिसिस, क्वेश्चन वाइज, सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज। आप जो समझना चाहें समझ लीजिए, मोस्ट डीपेस्ट एनालिसिस है।